जरा एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी हैरानकुन सूरत हाल का तस्वुर कीजिए। एक ऐसी सियासी और मजहबी तहरीक जिसका दुनिया की एक इंतहाई सख्त पैरे वाली सरहद के उस पार कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, बिल्कुल सिफर, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसका साया बहुत गहरा है। आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल इसी पहलू पर बात करेंगे। हम जायजा ले रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के इस अनोखे असर और रसूख का, जो किसी वीज़े या पासपोर्ट का मोहताज नहीं बल्कि सीधा स्क्रीन्स के जरिए सफ़र करता है। तो हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। 1. सरहदों के बगैर एक तहरीक। 2. बयानिए का डिजिटल फैलाव। 3. जज्बाती पैगामात की कशिश। 4. मुखालिफत और मीडिया की कवरेज। और 5. इस असर और रसूख की असल हद क्या है। चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी एक ऐसी तहरीक जो सरहदों की पाबंद नहीं। सबसे पहले इस तहरीक की बुनियादी नौइयत को समझना जरूरी है। अब अगर आप इस मौजू को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि TLP की शनाख्त बुनियादी तौर पर एक ही मसले के गिर्द घूमती है, और वो है नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो नजरियाती सुतून है जिस पर इस पूरी जमात की बुनियाद रखी गई थी। ज़राए बताते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी ने इसे शुरू किया और बाद में क़यादत साद हुसैन रिजवी के पास आई। ये वो वाहिद ड्राइविंग फोर्स है जो इस तहरीक के हामियों को सड़कों पर भी लाती है और ऑनलाइन भी मुतहर्रिक रखती है। लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त ज़मीनी तजाद है और ये वाकई काबिल गौर है। पाकिस्तान में तो TLP बड़े बड़े जलसे करती है, एक बाकायदा सियासी ताकत है जिसका एक इंतखाबी वजूद है। लेकिन अगर हम सरहद पार भारत की बात करें तो वहाँ उनका वजूद सिफर है। ना कोई रजिस्टर्ड पार्टी, ना कोई दफ्तर, ना कोई जलसा। वजह बिल्कुल साफ है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इतने हसास हैं कि भारतीय हुकूमत किसी भी बैरूनी मजहबी या सियासी तंजीम को काम करने की इजाज़त देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो ये हमें ले आता है अपने दूसरे हिस्से की तरफ, बयानिए का डिजिटल फैलाव। अगर ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं है तो ये बयानिया वहाँ पहुँचता कैसे है? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब ये है कि भाई एल्गोरिदम्स को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आज के दौर में सरहदें शायद इंसानों को तो रोक सकती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स को नहीं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर वो जो जज्बाती एहतजाजी वीडियोज़ हैं, वो एक खामोश लेकिन इंतहाई मौसर पुल का काम करते हैं। ये बयानिया ज़मीनी बॉर्डर्स को बिल्कुल बाईपास करता है और सीधा लोगों की स्क्रीन्स तक पहुँच जाता है। और मज़े की बात यह है कि यह सारा मवाद बस खला में नहीं घूम रहा, इसका बाकायदा एक टारगेटेड फैलाव है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और हैदराबाद के कुछ हिस्से, ये वो इलाके हैं जहां उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस मवाद से रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुंसलिक होती है। सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप स्टेटस और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए ये मखसूस कम्युनिटीज़ इस बयानिए को तेज़ी से अपने अंदर फैला रही हैं। जिसके बाद हमारे जहन में तीसरे हिस्से का सवाल उभरता है, आखिर इन पैगामात में इतनी कशिश क्यों है? ऐसा क्या है इस बयानिए में जो वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करता है? इस कशिश की एक बहुत बड़ी वजह इस तहरीक के बानी खादिम हुसैन रिजवी का अंदाज़े बयान था। उनकी खिताबात, उनका वो इंतहाई जज्बाती अंदाज और गुस्ताहाना खाकों के खिलाफ एक बिल्कुल ना झुकने वाला सख्त मौक़िफ़, ये वो चीज़ें हैं जो सरहद के इस पार भी कुछ लोगों के मजहबी जज्बात को बराह रास्त हिट करती हैं। लोगों को लगता है कि कोई तो है जो इतनी शिद्दत से उनके अकायद की बात कर रहा है। अब अगर हम नजरियाती सतह पर देखें तो TLP और भारत के मुकामी बरेलवी इदारों का मकतब फ़िक्र एक ही है, लेकिन इनके काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में ये इदारे अक्सर सियासी तौर पर मुतहर्रक और एहतजाजी सियासत पर जोर देते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप भारत में बरेलवी इदारों को देखें तो इनकी तमाम तर तवज्जो मुकामी मसाइल, मदारिस के निज़ाम और पुरअमन सूफ़ी खानकाहों पर है। ये एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ये फ़र्क हमें चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, मुखालफत और मीडिया की तस्वीर कशी। क्योंकि ये समझना गलत होगा कि वहाँ हर कोई इस बयानिए का खैर मकदम कर रहा है। हकीकत तो ये है कि इसकी शदीद मुखालफत भी मौजूद है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत के अपने मुसलमान और दानिश्वर तबके TLP के इन तरीकों की इतनी सख्त मुखालिफत क्यों करते हैं? क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी मुकामी सियासत है। देखिए, भारत में मुसलमान एक अक़लियत के तौर पर रहते हैं। वहाँ के मुकामी मुस्लिम रहनुमाओं का मानना है कि उन्हें बहुत मोहतात, पुरअमन और प्रैग्मेटिक सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत है। TLP का वो सख्तगीर अंदाज, सड़कों पर धरने देना या रियासत से बराह रास्त टकराव, ये सब भारतीय मुसलमानों के लिए मुकामी सतह पर इंतहाई नुकसानदेह समझा जाता है। वो इसे अपने लिए ख़तरा तस्वुर करते हैं। और इनका ये डर बिला वजह भी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया का साइकिल इस पूरे मामले को कैसे कैश करता है, ये देखना भी बहुत अहम है।
ہوتا کیا ہے، پاکستان میں کوئی احتجاج یا تصادم ہوتا ہے، بھارتی میڈیا فوراً اسے کیمروں کی زد میں لاتا ہے، اسے نمایاں کوریج ملتی ہے اور پھر اس واقعے کو ایک سخت گیر انتہا پسندی کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس کا اصل مقصد عموماً وسیع تر جیو پولیٹیکل سطح پر پاکستان پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ آپ پچھلے کچھ سالوں کی کوریج اٹھا کر دیکھ لیں، فیض آباد کا مشہور دھرنا ہو، فرانس کے خلاف ہونے والے پرتشدد احتجاجات ہوں یا حکومت کے ساتھ وہ بڑے تصادم، یہ وہ مخصوص ایونٹس ہیں جنہیں بھارتی میڈیا بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس مسلسل کوریج کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں عوام کے ذہنوں میں اس تحریک کا ایک انتہائی سخت گیر اور متنازع امیج بن چکا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھائی آخر اس اثر و رسوخ کی اصل حد ہے کیا؟ یہ شور حقیقی دنیا میں کتنی دور تک جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ایک ریاستی دیوار موجود ہے جسے عبور کرنا ممکن نہیں۔ بھارتی حکومت کسی بھی قسم کے بیرونی اور خاص طور پر پاکستان سے آنے والے مذہبی اثرات کی انتہائی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ اس سخت مانیٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل رسائی کبھی بھی کسی قسم کی تنظیم سازی یا باقاعدہ اسٹرکچر میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ عملی اور قانونی دونوں لحاظ سے ناممکن ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے، پاکستان میں جو چیز ایک جیتی جاگتی ٹھوس سیاسی حقیقت ہے، جس کے بڑے جلسے ہیں اور ایک منظم ووٹ بینک ہے، بھارت میں اس کا وجود محض ایک ورچوئل سائے جیسا ہے۔ وہاں اس کا اثر صرف اور صرف سوشل میڈیا، ویڈیوز اور کچھ مخصوص حلقوں کی نظریاتی دلچسپی تک ہی محدود ہے، نہ کوئی زمینی طاقت، نہ کوئی پولیٹیکل پاور۔ اور اب اختتام پر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم واقعی ایک عجیب ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر ایک طاقتور نظریہ صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کی سب سے زیادہ سخت پہرے والی سرحد کو اتنی آسانی سے عبور کر سکتا ہے، تو ذرا سوچئے خطے کی سیاست اور مستقبل کے اثر و رسوخ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آنے والے وقت میں سفارتکاری اور جنگیں صرف ڈیجیٹل سرحدوں پر لڑی جائیں گی؟ اس اہم اور سوچنے والے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم آئندہ بھی ایسے ہی دلچسپ اور حقائق پر مبنی موضوعات پر بات کرتے رہیں گے۔